दोपहर के वक़्त जब रानी मार्केट गई, रफ़ीक मेरे सामने ड्राइंग रूम में मौजूद था। मेरे बाल गीले थे और मेरा वजूद इस अधूरेपन की प्यास में तड़प रहा था जो मेरे शौहर की बीमारी ने पैदा कर दिया था। रफ़ीक मुझे चोरी छुपे देख रहा था। इसकी नज़रों में इस कहानी को मुकम्मल सुने। मेरा नाम कोमल है। मैं 28 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरा शौहर मुझसे 8 साल बड़ा है। मेरे घर वालों ने ये रिश्ता सिर्फ इसके ओहदे को देख कर किया था। मेरे पास दुनिया की हर आसाइश थी। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं खुश नहीं हूँ, पर अंदर ही अंदर मुझे जो दुख था वो कोई नहीं समझ सकता था। शादी के शुरू के दिन किसी ख्वाब की तरह थे, जहाँ गुर्बत और मोहब्बत की तपश हर लम्हा महसूस होती थी। लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ वो गर्मजोशी जैसे कहीं खो सी गई। पहले जो मुलाकातें रोज़ का मामूल थीं, वो हफ्तों और फिर महीनों की दूरी में बदल गईं। मेरे शौहर की गिरती हुई सेहत और शुगर के मर्ज़ ने ना सिर्फ उनके जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, बल्कि हमारी अज़वाजी ज़िंदगी की वो रौनक भी छीन ली थी जो कभी हमारा मान हुआ करती थी। आज रात जब वो बिस्तर पर लेटे तो मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। मैंने चाहा कि अपनी मोहब्बत और लम्स से इनके अंदर सोई हुई इस तड़प को दोबारा बेदार करूं, जो वक़्त की गिर्द तले दब चुकी थी। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि इनकी तवज्जो हासिल कर सकूं और वो कुर्बत दोबारा लौट आए जिसके लिए मेरा वजूद प्यासा था। मैंने हर मुमकिन तरीके से इनके अंदर की सर्दी को ख़त्म करना चाहा, लेकिन बीमारी ने इन्हें इस कदर बेबस कर दिया था कि मेरी तमाम तर कोशिशें रायगां गईं। इनकी खामोशी और बेबसी मुझ पर गरां गुजर रही थी। जब मैं थक हार कर पीछे हटी तो इनके चेहरे पर मौजूद नदामत और शर्मिंदगी ने मेरा दिल चीर दिया। मैं अपनी अधूरी ख्वाहिशात को छुपा कर मुस्कुरा दी और इनका हाथ थाम कर धीमे लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ये लम्हात फिर कभी सही। शौहर तो कुछ देर के बाद सो गया, पर मेरी आंखों से नींद कसों दूर थी। मैं बिस्तर से उठी और घर से बाहर बागीचे में टहलने लगी। हमारे घर के साथ हमारा सर्वेंट क्वार्टर था, जिसमें एक मियाँ बीवी रहते थे। बीवी का नाम रानी था और शौहर का नाम रफीक था। रानी एक पक्के रंग की मोटी ताज़ी औरत थी। बीवी हमारे घर में काम करती थी और शौहर हमारा माली था। अभी मैं टहल रही थी कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैं इनके सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल दी। नज़दीक गई तो कुछ हल्की दबी दबी झगड़े की आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ गई उन मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा होगा, क्योंकि रानी अक्सर अपने मियाँ की शिकायत करती रहती थी कि वो मारता पीटता है। उसका शौहर शराब पीता था। इसके बाद वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता था, पर दोनों काम के मामले में बहुत अच्छे थे, इसलिए हम इसकी इस हरकत को नज़रअंदाज कर जाते थे। मेरे शौहर ने काफ़ी समझाया था, आज वो फिर झगड़ रहे थे। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनना चाहा, फिर कुछ सुनाई ना दिया। मैं अब एक साइड पर लगी खिड़की के पास आ गई और मुझे किसी के कमरे में रात के 2 बजे झांकते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, पर मेरा मकसद रानी को मार पीट से बचाना था। मेरी नज़र अचानक खिड़की के उस टूटे हुए शीशे पर पड़ी, जहां से अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। तजस्सुस के मारे मैंने अंदर झांका तो मेरी आंखें खोली की खोली रह गईं। अंदर का मंजर मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरानकुन था। कमरे में रानी और इसका शौहर मौजूद थे और इनके दरमियान एक अजीब सी कशमकश जारी थी। रानी के चेहरे पर खौफ और अजियत के मिले जुले तासुरात थे, जबकि इसका शौहर इससे किसी ऐसी जिद पर अड़ा हुआ था जो रानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो बार बार इसके सामने हाथ जोड़ रही थी और इल्तिजाएं कर रही थी कि इस पर रहम किया जाए। रानी की आवाज़ में लर्जिश थी जब इसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं। आपकी सख्ती और ये बेरहमाना रवैया मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से सह पाती हूँ।
और अब आप जिस नई हद को पार करने की जिद कर रहे हैं वो मेरे बस से बाहर है। मेरा जिस्म इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। इन दोनों के दरमियान तलखी बढ़ती जा रही थी। शौहर का इसरार और रानी की बेबसी देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि पर्दों के पीछे की जिंदगी बाद औक़ात इतनी तकलीफ देह होती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने जब रानी के माथे पर जख्म देखा, रफीक ने फिर मारा? मैंने पूछा। रानी की आंखों में आंसू थे। बीबी, वो जब बापे से बाहर होता है तो उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहता। वो कुछ ऐसी फरमाइशें करता है जो मेरे लिए अज़ियतनाक हैं। वो एक बेकाबू तूफान बन चुका है। मैंने इरादा कर लिया कि इस खामोश जुल्म को रोकना होगा, लेकिन एक अजीब सा तजस्सुस मेरे अंदर भी था जो मुझे रफ़ीक की इस वहशाना शख्सियत की तरफ खींच रहा था जिसका मुशाहदा मैंने इस रात खिड़की से किया था। दोपहर के वक्त जब रानी मार्केट गई, रफ़ीक मेरे सामने ड्राइंग रूम में मौजूद था। मेरे बाल गीले थे और मेरा वजूद इस अधूरेपन की प्यास में तड़प रहा था जो मेरे शौहर की बीमारी ने पैदा कर दिया था। रफ़ीक मुझे चोरी छुपे देख रहा था। इसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक और बेबाकी थी। मैंने इसे समझाने के बहाने बात बढ़ाया, लेकिन बातों बातों में जज्बात की रूह में हम दोनों बह गए। जब मैंने इसकी तरफ रग़बत ज़ाहिर की तो इसकी हिचकिचाहट ख़त्म हो गई और वो एक ऐसे बफेरे हुए दरिया की तरह मेरी तरफ बढ़ा जिसके सामने कोई बंद ना था। कमरे के बंद दरवाजे के पीछे वो तमाम हदें टूट गईं जो समाज ने बनाई थीं। इसका लम्स बेरहम भी था और तस्कीन बख्श भी। वो एक ऐसा तजर्बा था जिसने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। वो तमाम तलख बातें, वो सख्त लहजा और वो बेपनाह शिद्दत जिसका जिक्र रानी ने किया था, आज मैं खुद महसूस कर रही थी। इसकी सख्ती और बेबाकी ने मुझे एक लम्हे के लिए मफलूज कर दिया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये कुव्वत अगर मोहब्बत में बदल जाए तो ज़िंदगी संवर सकती है। इसी दौरान जब इसने अपनी फितरी सख्ती दिखाई, मैंने इसे रोका और इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रफ़ीक, ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर को दबाने के लिए नहीं, उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होता है। तुमने अपनी इस तवानाई को एक ढाल बनाना है, तलवार नहीं। वो रात रफ़ीक के लिए एक आईना बन गई। उसने मुझसे मिलने वाली तवज्जो और इस नसीहत को अपने दिल में उतार लिया। उसे एहसास हुआ कि जो इज़्ज़त और सुकून उसे एक बावकार तरीके से मिल सकता है वो तशद्दुद से कभी हासिल नहीं होगा। कुछ दिन बाद रानी आई। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। बीबी, पता नहीं आपने क्या जादू किया, रफ़ीक तो बिल्कुल बदल गया है। अब वो मुझसे माफ़ी मांगता है और मेरी खुशी का ख्याल रखता है। मैं मुस्करा दी क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने रफ़ीक की इस तवानाई को सही रुख दे दिया था। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी अब एक सुकून था क्योंकि मैंने अपनी तन्हाई को एक मुस्बत तब्दीली का ज़रिया बना लिया था।